देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समाए, संतोषम परमम सुखम। ये शब्द भारतीयों के रोम रोम में बसे हुए हैं। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हर हिंदुस्तानी इसी मंत्र पर आगे बढ़ता है। दुनिया के मुल्कों के साथ भी भारत का ऐसा ही रवैया है, लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद ही खास शो अड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। चीन को मक्कार कहिए, धोखेबाज कहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो कब्जेबाज है। ड्रैगन को देखिएगा तो लगेगा कि उसने अपने अब तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हड़प नीति को ही आगे बढ़ाया है। और आज हम कब्जेबाज चीन का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, ड्रैगन का वो अनसुना राज बताएंगे जिसे आज तक टीवी इतिहास में आपने नहीं सुना होगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते हुए वैश्विक परिवेश में भारत किस तरीके से अपनी विदेश नीति में तब्दीली करने वाला है। लेकिन उससे पहले, भारत किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरव्यू में ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि विदेश नीति में जल्द ही आमूलचूल बदलाव हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एक या दो वैश्विक शक्तियों पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में उभरती हुई शक्ति क्योंकि हिंदुस्तान बन रहा है, लिहाजा जोखिम उठाने के लिए भी भारत अब आगे आएगा। बहुराष्ट्रीय मंच पर आश्रित नहीं रहेगा हिंदुस्तान। विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वो दिन अब हवा हुए जब भारत गुटनिरपेक्ष था। वो एक वक्त की हकीकत हो सकती थी, लेकिन अब उससे आगे सोचना होगा। विदेश मंत्री भारत के जब ये कहते हैं तो उसके मायने क्या हैं? आने वाले दिनों में किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं? क्या चाइना और पाकिस्तान को लेकर भारत अपनी पॉलिसी अब हमेशा के लिए रीसेट कर देने वाला है, या बाकी दुनिया के देश भी अब चीन के साथ डीकपलिंग की तरफ जा रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत में अपना जलवा भारत का दिखाया था, भारत का नाम रोशन किया था। मेजर जनरल के सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल ए सिवाच अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। अशोक सज्जनहार, कूटनीति के महारथी, और प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि असल में इतिहास का झरोखा क्या कहता है और अब भविष्य की खिड़कियां किस तरफ खुल रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का रुख करूं, मैं आपको ले चलता हूं अड़ी में पहले इन्फोग्राफिक्स की तरफ, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान यहां तक पहुंचा है तो किन रास्तों से होकर गुजरा है। और वो देश जो हमेशा ये कहता रहा कि मैं तटस्थ होने पर यकीन करता हूं, हमें तटस्थता पर यकीन है, हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, अगर वो ये कह रहा है कि अब हमें अपने दोस्त और दुश्मन पहचान लेने चाहिए, तो उसकी वजह क्या है? यहां आपको इस तस्वीर में ये सब नुमाया हो जाएगा। इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, उस तरफ दिखाई दे रहा है विस्तारवादी चीन। वो शी जिनपिंग जिन्होंने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। यहां आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत में इसके पहले कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक प्रधानमंत्रित्व निभाया, और उसके बाद अब आपको दिखाई दे रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब भारत की नीति, विदेश नीति, जो अब तक जिस ट्रैक पर चलती आ रही थी चाइना के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में खासतौर से, क्या उसमें एक आमूलचूल बदलाव देखने को मिल रहा है? और क्या नॉन अलाइन रहने का भारत ने जो सोचा था, अब क्या वाकई उसके दिन पूरे हो गए? हालांकि बीच बीच में ऐसा वक्त भी आया जब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ खास देशों की तरफ भारत का झुकाव स्पष्ट था, लेकिन औपचारिक रूप से कभी इसको यह नहीं कहा गया कि हम तो किसी एक पर्टिकुलर पोल के साथ जा रहे हैं और बाकियों के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन क्या अब ये वक्त आ गया है, क्या वक्त आ गया है कि चीन को अब सबक सिखाने के लिए वो ताकतवर मुल्क, क्योंकि चीन तो ताकत का ही सम्मान करता है, लिहाजा अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए अपनी सॉवरेनिटी, अपनी अखंडता और एकता का सम्मान करते हुए क्या उन देशों के साथ मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बनाने की, और बेशक इसके लिए आप ये देखे जाएं कि आप तो अब नॉन अलाइन नहीं रह गए, तो उस नॉन अलाइनमेंट को अब ताक में रखने का टाइम आ गया है क्या? आइए इससे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संजय कुलकर्णी साहब के पास इस बात को लेकर मैं जाऊंगा। कुलकर्णी साहब,
क्या वक्त आ गया है अब हम और वो नहीं रह सकते जो हम अब तक रहे हैं देश के तौर पर? दिनेश, थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड यह है कि जो चीन है, अगर हम सरदार पटेल की पत्र भी पढ़े जो उन्होंने 7 नवंबर 1950 को लिखा था, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चीन की जो सोच है वो ये है कि जो उनकी सोच के साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। ये एक सबसे बड़ी बात है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, ये उनका सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल है कम्युनिज्म का। दूसरी बड़ी बात, अगर हम जाएं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, जब पंडित नेहरू और चौवन लाई का फर्स्ट जो इंटरैक्शन हुआ, जहां पे उनके जो चीन के प्रधानमंत्री चौवन लाई हैं, उन्हें भी कई बार लगा कि हो सकता है कि नॉन अलाइनमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ा एक क्या उसको बोलते हैं, बहुत बड़े आकार में एक जो भूमिका निभा रहे हैं हिंदुस्तान, वो नॉन अलाइन का था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद जब 71 की लड़ाई आई, हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेंडशिप ट्रीटी सोवियत यूनियन के साथ हमने की और किस तरीके से हम लोग गए, और आज के तारीख में ये वक्त आ गया है कि हम जरूर, मैं कह रहा हूँ भारत सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है, इकोनॉमिकली जबरदस्त नंबर 3 पे टॉप 5 में इसकी गिनती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। लेकिन अगर आज हमको अपने अस्तित्व रखते हुए भी मैं कहूंगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अलायंस नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, अलायंस हो लेकिन स्ट्रैटेजिक हो। कुल मिलाकर शुरुआती जो चर्चा, शुरुआती टिप्पणी में जो सार निकल कर आ रहा है, संजय कुलकर्णी जी के पास एक बार फिर चलेंगे, लेकिन अभी आगे मेहमानों का रुख करते हैं। के सिन्हा साहब के पास चलते हैं। सिन्हा साहब, क्या तब जबकि ये कहा जा रहा है कि आज कनेक्टिविटी के हिसाब से, टेररिज्म को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, मैरीटाइम लॉज को लेकर अब हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और ऐसे में नॉन अलाइन रहना हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? देखिए दिनेश जी, आप बहुत सही फरमाते हैं, और ये जो कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जंजाल बना था और है भी। देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर में जब हम जुड़े थे तो उस समय हम ऐसे सोच में कि इंडिया भी एक पोलर की तरह उभरेगा, और नॉन अलाइनमेंट की डॉक्यूमेंट को पढ़िए, उस समय जितने भी देश आए थे उन्होंने उस समय 2 पक्षों में पूरी विश्व बटी हुई थी। एक वार्सो पैक्ट था, आपको पता है, एक नाटो के ऊपर में था। तो हमने कहा कि हम अलाइन नहीं होंगे क्योंकि विश्व खत्म हुआ था और हम एक पोल की तरह उभरेंगे। उस समय जितने भी आए थे, मार्शल टीटो और हमारे जवाहरलाल नेहरू, इनकी आप देखेंगे। ये सबसे बड़ा जो हमने गलती की, और हम ये कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का खत्म हुए बहुत समय हो गया, मगर उसका बैकलॉग अभी भी चल रहा है दिनेश जी। आप देखिए, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं चाइना के साथ, आप देख लीजिए, वो चाहे 93 की, 96 की, 2005 की और 2012 और 13 की, पहला वर्ड कहता है पंचशील, और उसमें नॉन अलाइनमेंट की बात हो जाती है। आप पंचशील का धोखा तो खा गए, पंचशील का धोखा, हिंदी चीनी भाई भाई का धोखा तो हमने 62 में खा लिया, मगर उस बैकलॉग को हम अभी तक कैरी करते रहे 2013 अब उन बोझों को एक तरफ जो अभी तक लाद कर हम चलते रहे, एक तरफ रख देने की बारी आ गई है। मैं इसके पहले कि अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक अहम खबर बता दूं। सिवाज साहब, आपके पास आ रहा हूं उसके फौरन बाद। भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। उत्तरी सेक्टर में तैनात होंगे मिग 29 के, भारतीय नौसेना के समुद्री फाइटर हैं मिग 29 के, नौसेना के P-82 निगरानी विमान पहले से ही तैनात हैं और नौसेना के बेड़े में 40 से ज्यादा मिग 29 के फाइटर्स तैनात होंगे। जाहिर है अब हिंदुस्तान भी ये बता रहा है कि वो अब क्या सोच रहा है आने वाले दिनों को लेकर। सिवाज साहब, क्या अब जो भविष्य के लिए खिड़की खुल रही है उससे नजारा एकदम अलग होगा अभी तक जो झरोखे रहे हैं पास्ट के, उसके मुकाबले? बिल्कुल ठीक है दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आ गया मल्टीलैटरलिज्म का। वो जमाना चला गया जब यूनिपोलर था या बाइपोलर था। अब भारत कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उभरती पावर है और जो कुछ और उभरती पावरों के साथ मिलके एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा। ये एक बात समझनी चाहिए। मुझे लगता है 1971 के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई भी एक प्रकार के वजूद नहीं रह गया था। हम रशिया के साथ थोड़ा चले गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि हमको आज की तारीख में आपके पास कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है। आपके पास परमानेंट है आपका नेशनल इंटरेस्ट। आपको नेशनल इंटरेस्ट देके चलना पड़ेगा और आज की तारीख में आपको महसूस होता है
कि अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आप चाहते हो वर्ल्ड के अंदर आपका नाम हो, तो आप इकोनॉमिक के साथ मिलिट्री भी एक सुपर पावर बन के आओगे, तभी आपकी इज्जत बनेगी। और आप चाहते हो सिवाच साहब, ये बात जो कही जाती है हमेशा कि एक कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है जिसके पक्ष में या जिसके विपक्ष में लामबंदी होती है देशों की, क्या यह समझा जाए सज्जनहार साहब कि वो महत्वपूर्ण विषय वस्तु अब यहां से आगे चीन होने वाली है, जिस तरीके से वो अपने आप को असर्ट कर रहा है वो होने वाला है, या ये जब तक वहां कम्युनिस्ट पार्टी का राज है तभी तक है, शी जिनपिंग है तभी तक है, इसलिए इस फैक्टर को परमानेंट फैक्टर मानना अभी जल्दबाजी होगी? सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी। जो बिल्कुल चीन एक जिसे कहते हैं ना पोलराइजिंग इशू बन गया है पूरी दुनिया में। अभी तक पूरी दुनिया यही सोच रही थी जो चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल किया जा सकता है, जितना ज्यादा चीन के साथ कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो वो भी हमारी तरफ ज्यादा लिबरल जो डेमोक्रेटिकली अलाइंड कंट्रीज हैं वैसे होगा। परंतु मेरे विचार से अभी कुछ सालों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया के आंखों पर जो पर्दा था उसको हटा दिया है। भारत की आंखों पर भी जो पर्दा था, जो हम उसके साथ बातचीत करते रहेंगे और हमारा जो पीस ट्रैंक्विलिटी बनी रहेगी बॉर्डर में, उसको भी हमारी आंखों से पर्दा हट गया है। तो मैं ये कहूँगा जो गलवान 15 जून को जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुखदायक विषय था, परंतु उसका एक फायदा ये हुआ जो हमारी आंखों से पर्दा हट गया है और अब चीन हमारे सामने बिल्कुल एक शत्रु देश के तरीके से हमारे सामने उभर कर आया है और पूरी दुनिया देख रही है जो ये विस्तारवाद की उसकी जो नीति है। न केवल ये अहम बात आपने कही है सर, ये जो चीन का जो असली चेहरा है वो उजागर हो गया और आप ये कह रहे हैं कि चीन ही वो पाला होगा जिसके इस तरफ या उस तरफ दुनिया इकट्ठी होगी। मैं विवेक साहब के पास जाऊं उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि किस तरीके से चीन ने अपना ये भद्दा चेहरा नुमाया किया। ये आज की बात नहीं है, चीन लगातार ये कर रहा है। 14 देशों के साथ उसकी सीमाएं जुड़ती हैं। ये अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा मुल्कों के साथ लगती हैं। 6 की जमीन सीधे सीधे हड़ पे बैठा है और कुल मिलाकर 23 देशों की जमीनों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना हक जताता है। इस चीन को बेनकाब करेंगे 6:15 बजे, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूं कपिल कुमार साहब के पास। कपिल कुमार साहब कहते हैं इतिहास आपको सिखाता है कि भविष्य में आपको क्या करना है। हम पर ये लागू है या अब हमको इतिहास के ही वो डब्बे जो अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो अब हमारे लिए बोझ बन गए, उनको हटाना है अपनी ट्रेन से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैं बार बार उस चिट्ठी का जिक्र करता था, सरदार पटेल की नवंबर की चिट्ठी का, जिनका जिक्र कुलकर्णी जी ने आज किया है फिर, क्योंकि उस चिट्ठी को बिल्कुल भुला दिया गया था इस देश के अंदर से। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सिर्फ तमाशा है जो लोग कहते हैं कि हम नॉन अलाइंड थे, हम नॉन अलाइंड थे। हम नॉन अलाइंड बिल्कुल नहीं थे। पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये रशिया की तरफ से खड़ा गया है। एक दूसरा फ्रंट था कि जो लोग किसी खेमे में नहीं जाना चाहते हैं वो सपोर्ट होकर के एक नॉन अलाइंड के नाम के ऊपर रशिया को सपोर्ट करें, और वही हिंदुस्तान ने लगातार किया। आप देखिए नॉन अलाइंड में कौन कौन थे, चेकोस्लोवाकिया, इजिप्ट, ये सारे रशिया को सपोर्ट करने वाले थे जो इसके अंदर रहे। और ये बहुत तमाशा हो गया। खुद चीन में माओ ने एक बात कही थी कि यू कांट सिट ऑन द फेंस एंड वॉच बोथ साइड्स ऑफ द वॉल। आपको जो है दीवार के ऊपर बैठ के आप दोनों तरफ नहीं देख सकते, आपको एक तरफ होना होगा, एक तरफ होना होगा आपको। और आज हिंदुस्तान एक स्थिति में है जो हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। मैंने पिछले कई दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को चाहिए कि जितने भी चीन के नेबर हैं देश, उन देशों का एक संगठन बना के सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन फ्रॉम चाइना। क्या बात है सर, क्या सुझाव है? चाहे बेहतरीन। थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भूटान हो, इनका संगठन बनाना जरूरी है। और चीन को वापस, जो चीन की दीवार थी, जो उसके अंदर का असली चीन, आज तक हमने कई तरह के संगठनों का बनना सुना है देशों का। कपिल साहब, आपको रोकते हुए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या कमाल की बात कही है आपने। अब एक ऐसा टर्म कॉइन करना चाहिए, देशों का ऐसा जमावड़ा जो चीन के विस्तारवाद, चीन के एग्रेशन के खिलाफ बना हुआ जमावड़ा हो। अब इसी नाम पर जमावड़ा बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं।
ये देखिए कितने सारे देशों को परेशान किया है चीन ने, और कैसे उसकी ये ढिठाई आज तक बर्दाश्त करते चले गए हैं देश। और अगर अब इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उसका जो षड्यंत्र है वो कामयाब होने में अब और देर नहीं लगेगी। यहीं पर उसको रोकना होगा। देखिए कब्जेबाज चीन ने क्या किया है। आपको मालूम है कि उसकी 43% जमीन, वो जो लैंड, आपको मालूम यह भी है कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। सबसे बड़ा रूस है। रूस के बाद ये तीसरे नंबर पर आने वाला देश जो है, इसकी 43% जमीन कब्जे की जमीन है। रूस, कनाडा के बाद चीन, लेकिन वो जो देश है उनकी अपनी जमीन है। इसने 43% जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर दूसरों की जमीनें हड़ पे बैठा है। इस नक्शे को जरा गौर से देखिएगा। इधर इसको ड्रैगन को देख लीजिए और उसके बाद इस नक्शे को देख लीजिए। ये चीन का नक्शा है, और चीन का नक्शा आज का जो मौजूदा नक्शा है वो कैसे बना है जरा ये देख लीजिए। ये है पूर्वी 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जब माओ ने आखिरकार कुमिंगतोंग को वहां से गृह युद्ध के बाद भगाया और यहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तो माओ का ही यह नियम था कि जाओ कब्जा करो, देश बढ़ाओ। और उसके बाद क्या हुआ, यह पूर्वी तुर्किस्तान का हिस्सा था जिसको उसने जिनजियांग बना दिया, अपना पश्चिमी प्रांत। अब यह चीन का दूसरा सबसे बड़ा स्वायत्त प्रांत कहलाता है। उसके बाद देखिए तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ये आपको मालूम ही है। तिब्बत की स्वायत्तता होती थी, उसको उसने कब्जा कर लिया, और अब वहां के दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए हैं। यहां ये असल में यूनान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हुनान है। हुनान पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद यहां आपको मकाऊ दिखाई दे रहा है जिसको उसने 1999, और यहां हांगकांग 1997। 50 साल की स्वायत्तता। अंग्रेजों ने जब इन कॉलोनीज को सौंपा था चीन को, तो ये कहा था कि 50 साल डिस्टर्ब मत करना, और अभी हांगकांग में प्रदर्शन चल रहे हैं। ताइवान आप देखते हैं कि वो किस कदर इस पर अपना हक जताता है। हालांकि ताइवान अभी तक ये कहता है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम मान्यता नहीं देते। अब यहां देखिए मंचूरिया, ये दक्षिणी मंचूरिया, या जो ये दक्षिणी मंचूरिया का हिस्सा है, यहां पर इसने कब्जा किया हुआ है। और ये इनर मंगोलिया का हिस्सा है, ये दक्षिणी मंगोलिया का हिस्सा है, माफ कीजिए, जिसको उसने कब्जाया हुआ है। कुल मिलाकर कब्जा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हिंदुस्तान पर उसने क्या किया है वो भी देख लीजिए। अगली स्लाइड यहां पर लाएं प्लीज। इसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से उसने हिंदुस्तान के हिस्सों को, अक्साई चीन आप जानते हैं कितना बड़ा हिस्सा उसने कब्जा किया। यहां आप देखें, ये पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है। ये 3488 किलोमीटर की चीन के साथ लगती हुई सीमा है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा हिस्सा 4096 किलोमीटर का। लेकिन यहां पर उसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। 90 अभी देश के गृह राज्य मंत्री ने कुछ दिनों पहले जब संसद में बयान दिया था, तो उन्होंने ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर वो अपना हक जताता है, और यहां पर तो खैर उसने अक्साई चीन को अपनी तरफ कर ही लिया है। और उसके बाद लद्दाख में अभी आप देख रहे हैं कि कैसे वो जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, निबल नेगोशिएटिंग की उसकी जो पॉलिसी है, क्रीप फॉरवर्ड की उसकी जो पॉलिसी है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कब्जा जमाते जाओ। 10 कदम पे कब्जा जमा लो, जब नेगोशिएशन हो तो फिर 3-4 कदम पीछे हट जाओ और बाकी के 7 पर कब्जा कर लो। ये जो उसकी नीति है। यहां पर आप देखें उसने अक्साई चीन कब्जा किया। ये वाला हिस्सा यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाई किए हुए है, और यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा उसने चाइना को दे दिया। और इस तरीके से ये 5180 वर्ग किलोमीटर का ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा जो चीन के पास चला गया, और ये 3800 वर्ग किलोमीटर वाला ये अक्साई चीन का हिस्सा, इसको मिला लें अगर, तो श्रीलंका या स्विट्जरलैंड से बड़ा हिस्सा एक बनता है जिस पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। आपने देखा कितने सारे देश, और उधर आप देख ही रहे हैं जो 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का साउथ चाइना सी का हिस्सा है, उसको अपना बता रहा है। कहां पर इसकी निगाहें हैं, वहां जाकर उसने 7 जगहों पर जो निर्जन द्वीप थे उन पर अपना हक बता दिया, और वहां पर उसने सैन्य बेस बना लिए हैं। किस तरीके से कब्जे दर कब्जे वो आगे बढ़ता जा रहा है। और अब क्या, अब अगर नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति आ गई है। कुलकर्णी साहब, क्या ये है इतिहास के, पूरे इतिहास की किताब में ये वो पन्ना है जहां अगर हमने परिभाषाओं को नहीं बदला, चीन को हैसियत नहीं दिखाई, तो फिर इतिहास भी हमको माफ नहीं करेगा?
इसमें कोई शक नहीं दिनेश, जो आपने भी बताया इसमें एक ही चीज जोड़ दूं कि 81,000 स्क्वायर माइल्स वो जापान के साथ टक्कर में है सेनकाकू आइलैंड्स में लेकर के। तो आप देखिएगा कि चीन का जो विस्तारवाद है, और इसमें दो ही बातें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में जो चीन है जिस हर एक इसमें काफी आगे, और बड़ी बात यह है कि चीन ने पिछले 30 साल से लगातार 1978 से लेकर के जिस तरीके से उसने ग्रो किया अपने आप को 10%, उसमें वो अपने जो गरीबी रेखा से ऊपर लाया अपने लोगों को, क्योंकि जब आप 10% ग्रोथ रेट रखते हैं तो आप 10 मिलियन पीपल एवरी ईयर यू ब्रिंग देम अबाउ द पॉवर्टी लाइन। तो चीन ने धीरे धीरे करके अपने देश में से जितने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया, इसमें उसने जबरदस्त पैसा कमाया। आज की तारीख में उसके पास $15 ट्रिलियन का जीडीपी है, उसका जो फॉरेन वेल्थ है वो जबरदस्त $3 ट्रिलियन का है। इसमें उसने क्या चेक बुक डिप्लोमेसी शुरू की, उससे मालूम था कि जितने भी देश इर्द गिर्द है गरीब है। सर ये वही वाली बात है, जैसे हमारे समाज में बेचारा कोई साइकिल पर चलने वाला लेकिन उसूलों पर चलने वाला गरीब कहलाता है, और कोई एटीएम तोड़कर ले जाने वाला रातों रात अमीर बन जाने वाला वो अमीर कहलाता है सर समाज में। तो इस तरीके के आदमी को, इस तरीके के देश को तो फिर कर्ब करना पड़ेगा। विवेक साहब के पास जा रहा हूं। विवेक साहब, क्यों नहीं पहले डंडा डाला गया? नकेल डालने में इतनी देर क्यों की है विश्व ने? कपिल साहब माफ कीजिए। कपिल साहब, देखिए ऐसा है दिनेश जी कि चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बना हुआ है, मनी लेंडर। अपने आप को कहता साम्राज्यवादी देश है, और उसने ये चीज देखी सोवियत यूनियन से, क्योंकि जो सोवियत यूनियन का डिबेकल हुआ, सोवियत यूनियन दुनिया भर में क्रांतियां कराने में लग गया था, लेकिन उसने आर्थिक उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हुआ। तो चीन ने सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया, और उस आर्थिक रूप से मजबूत करने के बाद उसने साम्यवादी साम्राज्यवाद जो है वो दुनिया के अंदर डाला। तो चीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले चीन की जो साइकी है, जो चीन की मानसिकता है, उसको समझना होगा कि चीन की मानसिकता विस्तारवादी है। चीन सर मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये 1949 के बाद के चीन का रवैया और नजरिया है, या चीन की साइकी हमेशा से ऐसी रही? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। शाम 6:30 बजे आप चीन में मां गंगा कहां पर है ये जानेंगे आप। कैसे, जब मां गंगा धरती पर अवतरित हुई भगीरथ के प्रयासों के बाद, उसके बाद इसकी 3 धाराएं बनी। एक धारा वो कौन सी है जो चीन से होकर जाती है, और क्या हमने अपनी धरोहरों की उपेक्षा की है, इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले एलएसी पर चीन की हर हरकत पर होगी नजर। सीमा पर जल्द तैनात होंगे भारत के ड्रोन। एलएसी पर सटीक निगरानी करने में सक्षम भारत पूर्वी लद्दाख में जल्द हो सकती है भारत की तैनाती, और भारत सेना को डीआरडीओ से अत्याधुनिक भारतीय ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं जो वो मिलने वाले हैं। भारतीय ड्रोन नाइट विजन की सुविधा से भी लैस होगा और राडार की पहुंच से भी बाहर होगा। लिहाजा ये भारत की क्षमताओं में अभूतपूर्व इजाफा करने वाला है। एक क्विक कमेंट लेता हूं कपिल साहब से, फिर आगे चलता हूं। कपिल साहब, 1949 से पहले क्या सुधरा हुआ था, या हमेशा से ऐसे ही था चीन? नहीं, देखिए आपको इसके लिए साम्यवादी इतिहास देखना होगा कि साम्यवादियों के लिए ना ह्यूमन राइट्स की कोई कदर है, ना कोई लिबर्टीज की कदर है, ना अपने लोगों को कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता देने की कदर है। माओ ने उस समय जो युद्ध किया, हमारे लोग कैरिड अवे हो गए उस समय के साथ। बड़ी गरीबों की बात, हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट भी गरीबों की बात करते हैं, और बदले में लोगों को क्या देते हैं? अब देखिए ना बंगाल की। सर मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या वो कम्युनिस्ट और या उनमें एक लॉबी या कोई फैक्शन या कोई विंग क्या चीन के इशारे पर फंडिंग लेकर काम नहीं कर रहा होगा? क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं? सर इस पर करूंगा मैं अलग से बात, लेकिन फिलहाल सज्जनहार साहब के पास जा रहा हूं। सज्जनहार साहब, ऐसे मुल्क को क्यों नहीं रोका विश्व ने टाइम रहते? इसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों करते चले गए? इसको अपने यहां व्यापार करने के लिए क्यों बुलाते चले गए? एक बिगड़े हुए मुल्क की हिमाकत को, दुस्साहस को क्यों बढ़ने दिया गया आज तक? सर देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा गलती चीन को उभारने में कहूंगा अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका जब से उसका वो 1971 में रिचर्ड निक्सन वहां पर गए और 1970 के आखिरी उसमें उन्होंने उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर दिए, और उन्होंने कहा अगर चीन को हम ऊपर लेकर आएंगे आर्थिक रूप से, अगर उसकी आगे वो बढ़त होगा, वो विकास होगा, तो वो हमारे जैसे देशों का, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे लोकतंत्र है,
वैसा देश वो बनेगा, ओपननेस आएगी, लिबरलिज्म आएगी, तो इसीलिए वहां से हमको कोई खतरा नहीं होगा। तो मैं एक तो कहूंगा जो अमेरिका ने बहुत सहायता की चीन को ऊपर उभारने के, और जैसे मैं पहले बता रहा था उनकी आंखों से पर्दा अभी निकला है। अभी क्यों निकला है? क्योंकि 1990 के आखिर तक तो वहां पर जब थे डेंग जाओपिंग, उन्होंने कहा आप विकास करते रहो, आप बढ़ते रहो, आप अपने को और सुदृढ़ बनाते रहो, परंतु अपनी शक्ति का किसी को बताओ नहीं, कुछ नहीं बताओ जो आप कितने शक्त हो गए। सो लाई लो एंड बाइड योर टाइम। ये मेरे विचार से अभी जब शी जिनपिंग आए हैं 2012 में, सीएमसी के चेयर बने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और राष्ट्रपति बने हैं 2013 में, तो उनका जो एम्बिशन है, जो वो समझते हैं नाउ चाइना हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। आपने एक बहुत अहम बात कही है सर, रिचर्ड निक्सन। मेरे को तो अब याद आ गया वो निक्सन इज द वन, वो जुमला याद आ गया, और मुझको लगता है यहां भी निक्सन इज द वन, जैसा आप कह रहे हैं कि चाइना को आगे बढ़ने देने में अमेरिका का हाथ रहा। क्या इसीलिए एक वक्त हमने ये भी देखा, के सिन्हा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट जब ऑफर की जा रही थी तो हिंदुस्तान ने कह दिया नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। क्या उस समय अमेरिका भी उतना भरोसेमंद नहीं लग रहा था, इसलिए ये बातें कही गई थी क्या? देखिए दिनेश जी, ये बहुत ब्लंडर्स हैं, इसको हम लोग कभी कभी हिमालयन ब्लंडर्स कहते हैं, और ये ब्लंडर्स हम करते हैं, और ऐसा नहीं कि ये ब्लंडर्स एक ने किया। देखिए 80 के दशक में, 4 दशक पहले की बात करें तो भारत और चाइना एक ही प्लेटफॉर्म में थे। हमारी इकॉनमी, उनकी इकॉनमी, मिलिट्री पावर हमसे बहुत नीचे, हम उस जगह खड़े थे। और आज देखिए चाइना कहां खड़ा है। 4 दशकों में चाइना ने क्या कर लिया? उन्होंने कहा पीसफुल राइज ऑफ चाइना, और हम उस भुलावे में आ गए। हम उस भुलावे में आए। सज्जनहार साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि अमेरिका है, इसमें भारत भी अपने को पीछे नहीं। चाइना को बनाने में भारत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने तो यूएन की बात कही, हर एक फोरम में, WTO में आ गया चाइना, और हर एक जगह। नहीं, वैसे किसको कहा जाए सर, सिन्हा साहब, किसको मना किया जाए? क्या ये कहा जाए कि हिंदुस्तान ने नहीं किया, जब उसको अपना हक लेना चाहिए था उसने कहा नहीं चीन को दे दो परमानेंट सीट? क्या हिंदुस्तान ने उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं की? क्या अमेरिका ने एक समय मदद नहीं की? क्या यूनाइटेड नेशन आज तक उसको नहीं झेल रहा है? वो मैरीटाइम से लेकर कुछ नहीं मानता, क्या उसको नहीं झेल रहा है? क्या हांगकांग वगैरह में यूएन जो कह रहा है, क्या उसको वो मान रहा है? मैं इसको शिवाज साहब के पास लेकर जाऊंगा और आपके पास दोबारा आऊंगा। उससे पहले बता दूं 6:30 बजे मां गंगा का तिब्बत कनेक्शन आप देखने वाले हैं। चीन में मां गंगा, इतिहास जिस पर आपको होगा नाज, लेकिन यह पछतावा भी कि क्या हमने अपनी धरोहरें समेटी नहीं है। शिवाज साहब, क्या पूरी दुनिया ने एक तरीके से इस चीन को दादा बनने में, गुंडा बनने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है? बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। जैसे बताया है कि एक तो अमेरिका ने तो रोल किया ही। अमेरिका ने 2 गलतियां की। एक तो कहीं ना कहीं इसने बढ़ावा दे दिया चीन को, एक वो अपने तरफ देखने लग गया, और उस टाइम चीन ने इस चीज का फायदा उठाया। चीन के पास सरप्लस मनी थी, इकोनॉमिक पावर बन चुका था, उसकी ग्रोथ बहुत हो रही थी। उसको इस्तेमाल करते हुए वो उन गरीब देशों में गया, स्पेशली अफ्रीका की जो कंट्रीज है जिसको यूरोप और अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया था, वहां जाके इतने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो मंत्र झेला, उससे एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ गया। और जो उसके साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव में खड़ा नहीं हुआ, उसके वो अगेंस्ट चला गया, जैसे इंडिया है और जापान है यार, अमेरिका। तो एक प्रकार से ये सोची समझी नीति है जो चीन की, कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव से पूरे वर्ल्ड के अंदर छा जाएगा, और जो छोटे देश हैं उनको डेब्ट ट्रैप में डाल देगा। लेकिन सर ये जो चीन में कहा जाता है कि माओ ने कहा था, डेंग जियाओपिंग ने कहा था कि छिपाओ अपनी ताकत को, जाहिर मत करो। सर ज्यादातर तो पूरी दुनिया के सामने खुली किताब है कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, विलेन है सर। फिर भी उसको वक्त रहते नहीं रोका गया। एक अहम खबर आपको बता दूं और उसके बाद हम आपको अगली खबर की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ ले चलेंगे, और आखिर में दर्शकों के सवाल और उनकी टिप्पणियां भी लेंगे। चीन की धमकी पर अमेरिका का करारा जवाब। ताइवान को हथियारों की बिक्री जारी रहेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि चीन ने यूएस कंपनी पर प्रतिबंध की जब धमकी दी थी तो उसने कहा कि हम ताइवान को देते रहेंगे हथियार। ताइवान को एयर डिफेंस मिसाइलें देगा अमेरिका। $620 मिलियन के रीसर्टिफिकेशन को मंजूरी भी दी गई है। और आइए इस सब के बीच में अब आपको ले चलता हूं अड़ी के अगले पड़ाव की तरफ। हमने अपनी धरोहरों को, जहां हमारा इतिहास कनेक्टेड था, जहां हमारी
संस्कृति आपस में जुड़ी हुई थी, जहां हमसे सकारात्मक रूप से प्रेरित होकर और हमारे प्रभाव में आकर जो देश थे, जो जगहें थीं, क्या हमने उनको सहेजा है, समेटा है? क्या उनके साथ हमने वैसे रिश्ते रखे हैं जैसा रखना चाहिए था? आइए देखें चीन में मां गंगा। आपको मालूम होगा कि त्रेता युग की बात की जाती है, वाल्मीकि में इसका उल्लेख है। भगीरथ प्रयास जिसको कहा जाता है कि बहुत प्रयास करना होता है किसी काम के लिए, तब ये उदाहरण दिया जाता है, ये मुहावरा कहा जाता है कि वो तो भगीरथ प्रयास उसने किया। भगीरथ ने न जाने कितनी तपस्या की, तब मां गंगा कहते हैं कि स्वर्ग से उतरकर यहां आई और उनका आवेग धरती झेल नहीं पाएगी, इसलिए भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में समाहित किया और उसके बाद वो 3 अलग अलग धाराओं में, 3 अलग अलग दिशाओं में, असल में धाराएं तो कई थी, ये कहा जाता है 7 धाराएं थी, लेकिन मुख्यतः 3 अलग दिशाओं में, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ मां गंगा ने बहना शुरू किया। इसीलिए उनका एक नाम त्रिपथगा भी है। अब आप देखिए उसमें से जो असल में आप ये भी जानते हैं कि 20 लाख साल पहले से धरती में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं, जिसमें महाद्वीपीय स्थितियां महासागरों के बीच में जो थीं वो बदली हैं। महाद्वीप खिसके हैं अपनी जगहों से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होकर, और उनकी जो लोकेशन 20 लाख साल पहले थी वो आज नहीं है। लेकिन उस समय जो बताया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, वो ये है कि यहाँ पर माउंट कैलाश के पास, जहां भगवान भोलेनाथ का निवास माना जाता है, नेपाल के बिल्कुल ऊपर की तरफ समझ लीजिए, यहाँ पर जहां पर कैलाश मानसरोवर है और माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, वहां पर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया। उसके बाद गंगा की एक धारा यहां से निकली जो सिंधु कही गई, और सिंधु नदी जाकर यहां पर अरब सागर में मिल गई। यहां से दूसरी जो उनकी धारा थी वो ये है गंगा, जिसको हम मुख्य तौर पर गंगा कहते हैं, जो यहां से निकलने के बाद, गंगोत्री से निकलने के बाद नीचे आते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में, यहां कलकत्ता में, यहां गंगा सागर जिसको कहते हैं, सागर में मिल जाती है। और तीसरी धारा यहां से निकली पूर्व की तरफ, जिसमें यह कहा गया कि उसमें ब्रह्मपुत्र भी समाहित थी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, यारलॉन्ग भी कहा जाता है कहीं। और इसकी जो 2 और धाराएं बनी वो यहां से होती हुई, ये वियतनाम और कंबोडिया के आगे से होती हुई यहां पर जाकर यहां सागर में समाहित हुई। ये जो धारा थी इसको मेकोंग कहा गया, इसकी जो मुख्य धारा थी उसको मेकोंग कहा गया। और मेकोंग का अगर कंबोडिया की भाषा में आप अर्थ देखेंगे तो होता है मां गंगा, मतलब गंगा का ही की एक और धारा जो मेकोंग के रूप में यहां से होकर नीचे गई। और आप अगर इसमें देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये तस्वीरें उस मेकोंग के आसपास जो जिस तरीके के स्कल्पचर्स मिलते हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं, वो इस बात की चीख कर गवाही देती हैं कि मां गंगा यहां से कैसे निकली हैं। ये प्रतीकात्मक तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से थाईलैंड में गंगा मां को दर्शाया जाता है। इस तरीके की तस्वीर के साथ मां गंगा को माना जाता है। आप ये भी जानते हैं, और इसका जिक्र भी हुआ था जब प्रधानमंत्री उधर की यात्रा में गए थे, कि अयोध्या की जैसे वहीं पर अयोध्या है, जो एक बहुत विशाल मंदिर है वहां पर, हालांकि अब उसके भग्नावशेष हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह कि जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उसमें भारत का बहुत प्रभाव होता था, उसकी संस्कृति और सकारात्मक प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन क्या इसको सहेजा गया, समेटा गया? चीन तो देखिए वहां पे भी अपना हक जताता है जहां से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत का प्रभुत्व, उसका प्रभाव जहां था, सकारात्मक प्रभाव था, क्या उनसे भी हमने उसको सहेजा है कालांतर में? देखिए जरा, ये क्या हम अगली तस्वीर देख सकते हैं? यहां देखिए आप, यहां अगर आप देखेंगे इस तरीके के स्कल्पचर्स इसके आसपास मिलते हैं, इस मेकोंग नदी के आसपास, जिसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्षीरशायी भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके हाथों में शंख और चक्र हैं। वनमाली गदी शारंगी शंखी चक्री चरंद की श्रीमान नारायणो विष्णु श्री वासुदेवो विरक्षित, ये भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको ये त्रिमूर्ति दिखाई दे रही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की ट्रिनिटी दिखाई दे रही है, और ये मेकोंग के अलोंग था। तो ये मेकोंग जिस नदी को कहा जाता है कि जिसका ओरिजिन यहां तिब्बत के पास से हुआ और फिर ये आगे 6 देशों में बढ़ती हुई आगे आई, क्या हमने उसको समझा? अब ये बात जरा जल्दी से समझ लें विवेक साहब, इस तरीके के जो इतिहास के इशारे हैं, क्या माफ कीजिए कपिल जी, क्या उनको हमने समझा? और क्या वक्त रहते उनको और मैग्नीफाई और जैसा उनको सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, क्या वो किया गया सर? नहीं दिनेश जी, 2 बातें मैं कहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग बोलते ज्यादा हैं और रिसर्च कम करते हैं।
और जो काम ICHR जैसी संस्थाओं को करना चाहिए वो इसको नहीं करते, क्योंकि पहले उस पे लेफ्टिस्टों को कब्जा रहा, जो इन्होंने इस तरीके से प्राचीन भारत और इस सबको नहीं होने दिया, और अब वहां पे ऐसे चेयरमैन और वो बैठे हुए हैं जिन्हें इतिहास की समझ ही नहीं है, क्योंकि कहीं राजनीतिक अपॉइंटमेंट हो जाता है, कहीं क्षेत्रवाद की वजह से अपॉइंटमेंट हो जाता है, कहीं जातिवाद की वजह से अपॉइंटमेंट हो जाता है। और जो हमारे स्कॉलर इन पे काम कर, देखिए आज भी तिब्बत से लाई हुई कितनी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पास कलकत्ता के अंदर जो है, जिन्हें राहुल शंकरतायन लाए थे और जिनको आज तक खोल के पढ़ करके देखा नहीं गया। क्या क्या उनमें होगा? राहुल शंकरतायन ने जिंदगी बिता दी थी अपनी तिब्बत के अंदर घूमते घूमते। सर ये बात सुनकर मुझे हैरानी होती है कि हमको आक्रांताओं के बारे में तो पढ़ने को मिलता है, हमको बाबर के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसके नाम पे रोडें मिलती हैं सर, लेकिन हमको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता और इतिहास में इसको समुचित स्थान नहीं दिया गया। और आप बता रहे हैं कि यह जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो एक देश के तौर पर हमारे लिए भी आत्ममंथन का बहुत बड़ा वक्त है। सिर्फ चीन को गाली देने से नहीं होगा, हमको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा कि हमने एक देश के तौर पर क्या किया है और क्या अपने यहां बैठे हुए उन लोगों को पहचाना है जो दूसरे मुल्कों के इशारों पर कहलाने को तो कहलाते हैं भारतीय, लेकिन उनका चरित्र भारतीयों जैसा नहीं है। जरा देखिए हमारे दर्शकों ने क्या कहा है। वुहान वायरस, ये द्विजेंद्र कह रहे हैं वुहान वायरस कोविड-19 की जितनी बुराई हो, पर एक लाभ तो अवश्य है कि इसने चीन को विश्व बिरादरी के सामने बेपर्दा कर दिया है। चीन एक खलनायक की भूमिका में आ चुका है, पूरा विश्व अब समझ रहा है कि चीन से बचने का एक ही उपाय है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब क्या यह है कुलकर्णी साहब कि जैसे जैसे कोविड का प्रकोप कम होगा, चीन को लेकर जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा? दिनेश, जैसे आप बता रहे थे, आप अंकोर वाट में जाकर के देखिए जिस तरीके से अपने जो कल्चर है, आप थाईलैंड में जाके देखिए जो भी किंग है वो राम से आते हैं। आप इंडोनेशिया में देखिए रुपये के ऊपर गणेश की मूर्ति है, वो प्रिंट होती है। ये हमारा जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। ये जो हमारा जो मैं कहूँगा कल्चर है, इसका हम लोग ये मतलब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मे बी फॉर वॉट एवर द इन्फ्लुएंस इट मे बी, बहुत जरूरी है। देखिए आप देखिए कुलकर्णी साहब के जहन में अब भी वो बात कितनी ताजा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने वो बात कहना ज्यादा आवश्यक समझा है। हम अपनी चीजों का सम्मान करना कब सीखेंगे? अगली टिप्पणी, अगला सवाल, क्या नॉन अलाइन वाली भारत पॉलिसी सही है? और क्या भारत अलाइन होता है तो इससे भारत को फायदा है या नुकसान है? क्या होगा अगर अलाइनमेंट अब होता है और क्लियर कट होता है तो होगा क्या? इससे फायदा या नुकसान की दृष्टि से सज्जनहार साहब, फायदे ज्यादा हैं? देखिए, नॉन अलाइनमेंट हमने अगर डी फैक्टो देखा जाए तो बहुत पहले छोड़ दिया था, और डी जोर हम बातें करते रहे जो हम नॉन अलाइंड है, पर असल में हम नॉन अलाइंड नहीं थे। और मैं इस समय कहूंगा अभी ये समय नहीं है उसमें सर, वक्त नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं। आपने एक बात कह दी कि नॉन अलाइनमेंट भी असल में एक छलावा था, वो नॉन अलाइनमेंट था नहीं। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी यहाँ कुछ भाषाई अशुद्धि, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत ने S-400 पर डिफेंस सिस्टम की डील देरी से की, जो गलती है उसको सुधारने का मौका है। भारत को इसी साल रशिया से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का सीक्रेट डील कर लेना चाहिए ताकि वो चाइना को ना मिल जाए। शिवाज साहब, एक टिप्पणी जल्दी से सर। देखो, इसमें कोई शक नहीं, S-400 भारत में आने वाला है, मगर आप ये कहो कि चीन को ना मिले रशिया से, ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चीन और रशिया के भी बड़े रिलेशन है, क्योंकि चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इकोनॉमिकली रशिया में, तो ये तो होना नामुमकिन था कि आप चीन को ना मिले, पर भारत को जल्दी से मिले। भारत को डिले नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि तिब्बत तेरी मेकोंग मैली हो गई चीनियों के पाप धोते धोते। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।